हेलो एवरीवन। क्लास 12 हिस्ट्री। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईस्वी पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। समानता, थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना, भूमि तथा अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इसमें से कुछ कारण बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा भांडों के लेप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक आक्रमण के साक्ष्य। डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा एक हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत बुरबुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी कपड़ी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इसी गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में IREM विलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों को उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य बदल दिया। यहाँ तक मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदाड़ो के अंतिम चरण से आभास होता है। यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का संहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। REM विलर, हड़प्पा 1946, एशियन इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत है। 1960 के दशक में 1960 के दशक में जॉन डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। GF डेल्स तथा मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 से उद्धृत।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं का को पूरी तरह से उलट देता है। चर्चा कीजिए। मानचित्र 1 to 4 के बीच समानता और भिन्नताओं पर विचार दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। जहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण किया, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसे पुरा वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जिनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिशा निर्देशित करने का सफल प्रयास किया जिसे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ साथ ही हुआ था। अध्याय 2 देखिए। उसकी सुनिश्चित उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरास्थल टीले स्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों से मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंधित किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह सदैव क्षैतिज नहीं है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मौर्य खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एहसन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरें जैसी पर तब तक
पहचानी न जा सकी उन्हें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। मार्शल पुरस्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक ही इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकों तथा प्रश्न 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. विलर ने समस्या का निदान किया। विलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं की आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कक्ष में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में कई अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथर, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलीबीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर इत्यादि। हड़प्पा में व्हीलर आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह लिखा कि मुझे याद आता कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातत्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीले, जो चांद की रोशनी से अलौकित थे, के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की चेतावनी की हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की भीड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकों के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। R.E.M. विलर माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत। धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और सतह की उपलब्धता साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं।
ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे ऐसे जैविक पदार्थ समानता सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर की, पकी मिट्टी तथा धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती हैं। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खोई या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक के बजाय प्रायोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर से मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों की अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों में कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में है। व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्याएं की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य, अपरिचित लगती थीं, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ ऐसे शीर्ष पर स्थित विशिष्ट प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मात्र देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। इसमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित है। मुहूर्त, जिनमें से कुछ संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संलिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिससे पलथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया, को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश वस्तुएं पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए, आइए हम आदि शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव की प्रयुक्त एक नाम है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, न सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही योगी के रूप में दिखाया गया। दूसरे शब्दों में, यह चित्रण ऋग्वेद में किए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता।
फिर यह कोई संबंध था जैसे कि कुछ विद्वान यह संबंध था फिर जिसे कुछ विद्वानों ने दिखाया था। पिक्चर देखिए। सबसे आरंभिक उत्खनकों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं, लाजवर्थ मणि, जैस्पर, चार्ल्सटनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंखों जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से उद्धृत। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की उपलब्धि क्या है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच तो यह स्पष्ट नहीं है कि सच में लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम कितना जान पाते हैं। यदि द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न में अनुत्तरित क्या महिलाएं मृतभांड बनाती थीं या फिर केवल रंगने का कार्य करती थी जैसा कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मृत मूर्तियों का उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। पक्की मिट्टी के खिलौना गाड़ी। काल रेखा। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, निम्न पुरापाषाण। 80,000 से मध्य पुरापाषाण। 35,000 से उच्च पुरापाषाण। 12,000 से मध्य पाषाण। 10,000 से नवपाषाण आरंभिक कृषक तथा पशुपालक। 6,000 से ताम्रपाषाण तांबे की पहली बार प्रयोग। 2600 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता। 1000 ईस्वी पूर्व आरंभिक लौह काल महापाषाण समाधान। 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विभिन्नता है। यहाँ दी गई तिथियों हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती है। काल रेखा 2 हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 19वीं शताब्दी 1875 हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। 20वीं शताब्दी 1921 माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1925 मोहनजोदाड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। 1946 REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 1955 SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 1960 बीबी लाल तथा VK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ। 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 1980 जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो से स्वतः अन्वेषणों का आरंभ। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1990 RS विस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में, ठीक है। ये देखिए। फिर ये क्या है? निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। फिर मानचित्र कार्य है, फिर परियोजना कार्य कोई एक करिए। क्या है? यदि आप जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए, ये बताया गया आगे, ठीक है। थैंक यू।